मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के पिछले वीडियो में हमने जाना था ICIDH मॉडल के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे ICF मॉडल या ICIDH मॉडल 2 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था ICIDH मॉडल के बारे में और उसके कितने भाग हैं दोस्तों, उनके क्या उद्देश्य थे, उनके सामान्य परिचय के बारे में और उनमें उस मॉडल में क्या क्या कमी थी दोस्तों, उन कमियों के बारे में भी जानने का प्रयास किया था। उसी कमी को ध्यान में रखकर WHO ने एक नई मॉडल बनाने का समर्थन किया दोस्तों, जिसे ICF या ICIDH मॉडल 2 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं ICF मॉडल क्या होता है। ICF मॉडल का फुल नेम होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ। इसका हिंदी में जो फुल नेम होता है दोस्तों, कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण होता है। तो ICF का ये इंग्लिश में फुल नेम है दोस्तों और ये हिंदी में इसका फुल नेम है कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। इसे आमतौर पर ICF के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ICF के रूप में जाना जाता है। इस ICF मॉडल को WHO ने 2001 में बनाया था दोस्तों। यह मॉडल जो होता है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं उन सभी पहलुओं के डोमेन का क्या करता है, वर्गीकरण करने का काम करता है। ICF मॉडल जो होता है वह व्यक्तिगत तौर पे और जनसंख्या इन दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य और विकलांगता को मेजरमेंट करने का, मापने के का काम करता है दोस्तों, जिसे WHO की एक यह जो ICF मॉडल है वह WHO की बनाई हुई एक रूपरेखा है जो व्यक्तिगत और जनसंख्या दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य और विकलांगता को मेजरमेंट करने का, मापने का काम करता है दोस्तों। इसी ICF मॉडल को जो आधिकारिक तौर पर सभी जो WHO के सदस्य देश हैं दोस्तों, 191 WHO के सदस्य देश हैं दोस्तों, जिसे 24वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 22 मई 2001 को स्वास्थ्य और विकलांगता का वर्णन करने और मेजरमेंट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इस ICF मॉडल का समर्थन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है जो ये ICF मॉडल है वह स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में कामकाज और अक्षमता का वर्णन करने के लिए एक ढांचा के रूप में काम करता है दोस्तों। किसके विषय में, स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में और कामकाज, फंक्शन के संबंध में जो भी डिसेबिलिटी के वर्णन के लिए एक ढांचा के रूप में काम करता है दोस्तों। ICF किसी भी व्यक्ति के कार्य के स्तर का वर्णन करने के लिए एक सामान्य भाषा और रूपरेखा प्रदान करता है। तो जो ICF मॉडल होता है दोस्तों वह किसी भी व्यक्ति के जो फंक्शन का स्तर को जानने के लिए एक सामान्य भाषा और रूपरेखा प्रदान करता है दोस्तों। आगे हम जानेंगे जो ये WHO ने 2001 में ICF मॉडल दिया था, इस ICF मॉडल के बारे में। तो ये ICF मॉडल है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी स्वास्थ्य की दशा को, हेल्थ कंडीशन को देखा जाता है दोस्तों। इस हेल्थ कंडीशन को, जो हेल्थ कंडीशन है वह किसी डिसऑर्डर या डिजीज़ की वजह से किसी भी व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन डिस्टर्ब होता है दोस्तों। तो जब किसी भी व्यक्ति में कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज़ होता है तो उसके 3 पहलू बनते हैं। एक तो होता है उसके बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होगा, उसकी बॉडी फंक्शन का इम्पेयरमेंट होगा या बॉडी स्ट्रक्चर का इम्पेयरमेंट होगा। इस इम्पेयरमेंट की वजह से उस व्यक्ति के जो एक्टिविटीज़ हैं वह लिमिट हो जाएंगे, सीमित हो जाते हैं दोस्तों। तो एक्टिविटीज़ उसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन में आ जाएगा, सीमित में हो जाएगा। किसकी वजह से दोस्तों, इस इम्पेयरमेंट की वजह से। और यह इम्पेयरमेंट कहाँ होगा, बॉडी फंक्शन या उसके बॉडी स्ट्रक्चर में होगा। तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ होता है, इस डिसऑर्डर और डिजीज़ की वजह से उस व्यक्ति के बॉडी फंक्शन में कमी आ जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, क्षति हो जाती है, या बॉडी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई क्षति हो जाएगी। इस क्षति की वजह से उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी, बाधित हो जाती है दोस्तों, लिमिट में हो जाती है, सीमित हो जाती है। इस एक्टिविटीज़ के सीमित और बाधित होने की वजह से उसका पार्टिसिपेशन भी क्या हो जाएगा, समाज में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाधित हो जाता है दोस्तों। तो यह जो एक्टिविटीज़ है, लिमिटेशन है और बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेशन, ये जो 3 पहलू हैं हमारे दोस्तों, इन तीनों के हिसाब से जो हमारा कॉन्टेक्चुअल फैक्टर बनता है, इन सभी के प्रासंगिक जो फैक्टर बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और एक पर्सनल फैक्टर होता है। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, इन तीनों के संदर्भ में हमारा ये 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा ICF मॉडल का एक ग्राफिक
ग्राफिकल स्ट्रक्चर दोस्तों, जिसे हमने समझने का प्रयास किया। तो हमारा हेल्थ कंडीशन किसी न किसी डिसऑर्डर या डिजीज़ की वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब होता है। इस डिसऑर्डर और डिजीज़ की वजह से व्यक्ति के बॉडी फंक्शन में और बॉडी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होगा, और इस बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन में इम्पेयरमेंट की वजह से उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वह बाधित होगी दोस्तों, और सीमित हो जाती है दोस्तों। वह सामान्य की तरह काम करने में अपने आप को अक्षम समझता है दोस्तों। इसी एक्टिविटीज़ लिमिटेशन की वजह से वह किसी भी काम में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन समझ में आता है, उसे समझता है, अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए बाधा महसूस करता है दोस्तों। तो इन तीनों पहलुओं के हिसाब से जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर बनता है, इन सभी के संदर्भ में दो फैक्टर बांटे जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इन सभी का एग्जांपल समझेंगे कि कैसे बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर हमारा इम्पेयरमेंट होता है और उससे किस तरह का एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाता है और पार्टिसिपेशन किस तरह से उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे ICF मॉडल के। तो आइए दोस्तों, जो एक हमारा पहला एग्जांपल मिल गया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसी तरह सेरेब्रल पॉल्सी, पैनिक डिसऑर्डर, इस तरह किसी भी तरह का डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी या कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों ICF मॉडल को समझने के लिए। तो दोस्तों पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। तो किसी भी व्यक्ति के जो आँख में कॉन्ट्रैक्ट नामक बीमारी होती है दोस्तों, तो उस बीमारी की वजह से वह विजुअल इम्पेयर्ड होता है। तो दोस्तों उसके जब आँख में कैटरेक्ट नामक बीमारी होती है तो उस बीमारी की वजह से वह विजुअल इम्पेयर हो जाता है, दृष्टि अक्षम हो जाता है दोस्तों। उसके दृष्टि में क्षति हो जाती है, देखने की क्षमता में लॉस हो जाती है दोस्तों। उस विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्या आएगी, रीडिंग प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो वह जब वो विजुअल इम्पेयर्ड होगा तो उसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम आएगी। जब उसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम आएगी तो वो रेस्ट्रिक्टेड किस लिए हो जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो इस कैटरेक्ट डिजीज़ की वजह से उसके आइज़ में, उसके बॉडी में विजुअल इम्पेयरमेंट आया। इस विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से उसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम आई, डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग पढ़ने की समस्या आई। और इस पढ़ने की समस्या से और विजुअल इम्पेयरमेंट की दोनों की समस्या की वजह से वह रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाधित हो जाएगा। कहाँ पर, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसे किसी भी तरह का व्यावसायिक ट्रेनिंग लेना होगा तो वह अपने आप को समस्या समझ में आएगा, उसको बाधा समझ में आएगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार की अगर सूचना लेना हो, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी प्रकार की सूचना अगर ग्रहण करना हो तो उसे उस चीज़ में बाधा महसूस होगा दोस्तों। तो इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारा होगा क्या दोस्तों, जो ये डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग है, पढ़ने की जो समस्या है दोस्तों, अगर इसके संदर्भ में जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर हमने अभी पीछे बात किया कि कॉन्टेक्चुअल फैक्टर को हमने दो भागों में बांटा था दोस्तों, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक पर्सनल फैक्टर। तो ये रीडिंग इन डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग जो प्रॉब्लम है, इसके कॉन्टेक्चुअल फैक्टर में हमारा उसका क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं की उस व्यक्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यदि अगर हम माने दोस्तों कि जिस व्यक्ति में यह कैटरेक्ट नामक बीमारी हुई है उसकी एज क्या है, वो फीमेल है, मेल भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल कोई भी, हमने यहाँ पे बस एक एग्जांपल लिया। अगर कोई फीमेल महिला है, उसकी उम्र क्या है, 50 साल है, तो 50 साल की महिला में क्या हुआ, कैटरेक्ट नामक बीमारी हुई। उस कैटरेक्ट नामक बीमारी की वजह से उस महिला के शरीर में क्या हुआ, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई, दृष्टि अक्षमता आ गई। और दृष्टि अक्षम होने की वजह से उसके अंदर कौन सी समस्या पनप गई दोस्तों, पढ़ने की समस्या आएगी, डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग, पढ़ने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से वह इन दोनों के क्षति की वजह से वो क्या करेगा, अपने आप को किसी भी व्यावसायिक ट्रेनिंग लेने में अपने आप को बाधा महसूस करेगी। कोई भी सूचना ग्रहण करना हो तो उससे में उस रेस्ट्रिक्शन समझ में आएगा दोस्तों। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बाधा महसूस करना, समस्या महसूस करना दोस्तों। तो आगे हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज इनटू 3 डायमेंशन, जो हम ICF मॉडल के तहत जो भी हम इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हैं वह 3 डायमेंशन पे ग्रहण करते हैं दोस्तों। जो भी सूचनाएं हम ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, वह 3 डायमेंशन में करते हैं। एक बॉडी लेवल पे करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, एक सोसाइटल लेवल पे करते हैं। बॉडी लेवल का मतलब होता है शारीरिक स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल का मतलब होता है व्यक्तिगत लेवल पे, और सोसाइटल लेवल का मतलब होता है सामाजिक स्तर पे। तो इन 3 स्तरों पे हम क्या करते हैं, किसी भी सूचना, व्यक्ति की सूचना को क्या करते हैं, व्यवस्थित करने का
काम करते हैं दोस्तों। हमारा ICF मॉडल इन 3 डायमेंशन पे ही किसी भी सूचना को व्यवस्थित करता है या अरेंज करता है दोस्तों। तो हमारे ये जो 3 डायमेंशन है, इस 3 डायमेंशन को जो नाम दिया गया ICF मॉडल में, पहले वाले बॉडी लेवल पे हम बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को नाम से जानते हैं, और जो इंडिविजुअल लेवल है उसमें एक्टिविटीज़, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, और जो सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, उसका पार्टिसिपेशन बाधित होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा ये 3 डायमेंशन है, जिसमें ICF मॉडल क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, सूचना को व्यवस्थित करने का काम करता है। वो 3 जो डायमेंशन है, बॉडी लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, इन्हीं तीनों लेवल का जो नाम दिया गया है ICF मॉडल में, क्रमशः तीनों ये है: बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। यदि किसी भी व्यक्ति में बॉडी लेवल पे कोई भी सूचना में ग्रहण करना हो तो उसकी बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पे उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ में क्या डिफ़िकल्टीज आया दोस्तों, उस डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखेंगे, और उस इन बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में जो इम्पेयरमेंट और एक्टिविटीज़ में जो डिफ़िकल्टीज है, इन दोनों की वजह से उसके पार्टिसिपेशन में किस तरह का रेस्ट्रिक्शन हुआ दोस्तों, हम इसके बारे में समझेंगे। इन सभी को ध्यान में रख के ये एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो आपको आई होप यह जो ICF मॉडल होगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति में अगर कॉन्ट्रैक्ट बीमारी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बीमारी की वजह से उसका क्या होगा, विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, और ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ उसके बॉडी लेवल पे होगा दोस्तों, किसी न किसी उसके बॉडी स्तर पे होगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में कमी आएगी, इम्पेयरमेंट होगा, या उसके जो बॉडी में उस जो आँख का काम होगा दोस्तों। आँख का काम क्या होता है दोस्तों, सूचनाओं को ग्रहण करना या किसी भी दृश्य सामग्री को देखने का काम करता है दोस्तों। तो इस फंक्शन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस कमी की वजह से उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज आएगी, जो समस्याएं आएंगी, वो क्या आएंगी, पढ़ने की समस्या आएगी दोस्तों। और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बस एक एग्जांपल लिया है कि उसमें पढ़ने की समस्या आएगी। और जब पढ़ने की समस्या आएगी तो इन दोनों की समस्या की वजह से वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाधित हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग से और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, कोई भी सूचनाओं को ग्रहण करने में और किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेने में अपने आप को बाधित महसूस करेगा दोस्तों। अब मान लीजिए महिला की उम्र 50 साल है और 50 साल के महिला में ये कॉन्ट्रैक्ट बीमारी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बीमारी की वजह से उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, रीडिंग प्रॉब्लम हुआ, वोकेशनल ट्रेनिंग और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट समझा, और इसकी वजह से इन सभी डिफ़िकल्टीज, जो रीडिंग इन डिफ़िकल्टीज है या डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग है दोस्तों, इसकी वजह से उसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं की बहुत ज़्यादा लैक मीन्स क्या होता है दोस्तों, कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये रहा हमारा ICF मॉडल का एग्जाम्पल के साथ समझे गए दोस्तों। ये हमारा ICF मॉडल का एग्जाम्पल है और पीछे हमने ICF मॉडल को बताया था, उसी के आधार पर हमने एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट को बताया। उसी तरह आप सेरेब्रल पॉल्सी, पैनिक डिसऑर्डर, HI, हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी भी तरह की क्षति को लेकर आप बस इसी एग्जाम्पल पे सेट करेंगे दोस्तों कि किसी भी बीमारी की वजह से या डिजीज़ की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से उसमें किस प्रकार का इम्पेयरमेंट हुआ, उस इम्पेयरमेंट की वजह से उसमें किस प्रकार की समस्या आई, और इन दोनों की वजह से उसके अंदर क्या क्या ऐसी समस्याएं आई जो अपने आप को सोसाइटल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे अपने आप को बाधित महसूस करने लगा, अपने आप को समस्या का अनुभूति करने लगा, अपने आप को समस्या समझ रहा था दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ICF मॉडल समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे ICF के घटक के बारे में, कंपोनेंट ऑफ ICF। तो दोस्तों हम अब आगे जब बात करेंगे ICF के कितने घटक होते हैं, तो ICF के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। तो ये घटक जो होता है प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों के परस्पर प्रभाव के महत्व को चिन्हित करता है दोस्तों। तो जो भी हमारी ये 3 कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट किसी भी व्यक्ति की जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की स्थिति का आंतरिक और बाहरी कौन कौन से ऐसे कारक हैं, अर्थात आंतरिक कारक और बाहरी कारक दोनों के प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसके बारे में हमारा ये कंपोनेंट क्या करता है, बताने का प्रयास करता है दोस्तों। तो हमारे जो 3 कंपोनेंट है क्रमशः इस प्रकार है: शारीरिक कार्य एवं संरचना, जिसे इंग्लिश में बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हमारा गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन दोस्तों, यह व्यक्तिगत और सामाजिक इंडिविजुअल लेवल पे होता है और सोसाइटल लेवल पे होता है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा तीसरा कंपोनेंट है दोस्तों, वह व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारक है। यह एक प्रासंगिक स्तर पर होता है,
मतलब प्रासंगिक स्तर का मतलब होता है कि किसी न किसी के प्रसंग में हम बात करेंगे, किसी न किसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो हम बात जब करेंगे तो वह पर्सनल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के तौर पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति के बॉडी फंक्शन में और बॉडी स्ट्रक्चर में क्षति पहुंचा रहा है, और कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पर्यावरणीय कारक है जो व्यक्ति के बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर में और उसकी गतिविधि और पार्टिसिपेशन भागीदारी में समस्या उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। तो हम पहले समझेंगे शारीरिक कार्य एवं संरचना के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक कार्य की हम बात करें, बॉडी फंक्शन की बात करें, तो जब भी हम ICF मॉडल के अनुसार हम शारीरिक बॉडी फंक्शन की बात करेंगे तो बॉडी फंक्शन से संबंधित जो हमारा ICF मॉडल होता है एक कोड यूज करता है, उस कोड को हम कोड V के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो जब भी हम कोई शारीरिक फंक्शन में कोई क्षति आएगी, कमी आएगी, डिसऑर्डर आएगा, लॉस आएगा दोस्तों, तो या किसी प्रकार की असामान्यता आएगी, तो उसके लिए जो ICF मॉडल है उस असामान्यता के लिए कोड B शब्द यूज करता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक कार्य में शरीर प्रणालियों के शारीरिक कार्य प्लस मनोवैज्ञानिक कार्य, ये दोनों कार्य देखे जाते हैं दोस्तों। कि जो भी मनुष्य का शरीर है, शरीर का जो भी कार्य है, किसी भी अंग, हर एक अंग का दोस्तों अलग अलग काम होता है, उन सभी अंगों का जो कार्य है उस शारीरिक कार्य के अंतर्गत देखा जाता है, और मनोवैज्ञानिक कार्य को भी इसी शारीरिक कार्य के अंतर्गत देखा जाता है। तो जितने भी व्यक्ति के शरीर में कार्य होते हैं, व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत कार्य होते हैं, चाहे वो इंटरनल या आंतरिक तौर पे हो या बाह्य तौर पे हो, जितने भी बॉडी के अंदर कार्य होते हैं दोस्तों या बाहरी तौर पे कार्य होते हैं, ये हम बॉडी फंक्शन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं दोस्तों, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा शारीरिक संरचना, इसमें दो होगा, एक दोस्तों हमारा होगा बॉडी फंक्शन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। तो हमने अभी समझा बॉडी फंक्शन के बारे में, हम समझेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित हम कोड S यूज करते हैं दोस्तों। इसमें हमने कोड यूज किया था कोड B, अभी हम आगे और भी अच्छे से बताएंगे कि ये कोड कैसे यूज किए जाते हैं। तो अब शारीरिक संरचना होगा, जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए कोड S यूज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी ICF मॉडल के अनुसार शारीरिक फंक्शन या शारीरिक संरचना के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है दोस्तों। तो कोड B और कोड S याद रखिएगा। तो शारीरिक संरचना में शरीर के अंग और अंग के उनके जो जो घटक होते हैं उन सभी की संरचना से संबंधित हम जो भी होगा सूचना ग्रहण करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का लॉस या असामान्यता तो नहीं हुई, या उसमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं हुई। तो यही हम शारीरिक संरचना के अंतर्गत ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इन शारीरिक कार्य और शारीरिक संरचना में किसी प्रकार का लॉस को देखते हैं दोस्तों। तो लॉस से तात्पर्य क्या होता है, शरीर के कार्य एवं संरचना में समस्याएं आना। तो जो भी ये शारीरिक कार्य है और शारीरिक संरचना है, अगर इन सभी में कार्य और संरचना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर एंड बॉडी का फंक्शन है, उसमें किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ जाए, हानि आ जाए या लॉस हो जाए, विचलन आ जाए, तो उससे हम तात्पर्य निकालेंगे कि उसके व्यक्ति के शरीर में शारीरिक कार्य और शारीरिक फंक्शन से संबंधित क्या हो गया, लॉस आया, हानि आया दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, गतिविधियां एवं भागीदारी। तो ये जो गतिविधि अभी हमने समझा क्या, शारीरिक कार्य एवं संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन के बारे में, और कोड भी हमने जाना। अब हम जानेंगे दोस्तों गतिविधियां, जो हमारा एक्टिविटीज़ है एंड पार्टिसिपेशन है, वह व्यक्तिगत और इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पे होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। तो हम पहले समझेंगे गतिविधि एवं भागीदारी के बारे में, जिसे एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके लिए जो गतिविधि एवं पार्टिसिपेशन है दोस्तों, इसके लिए कोड D यूज किया जाता है। तो अभी हमने समझा कोड B, कोड S और कोड D अब समझेंगे। तो गतिविधियां जो होती हैं, एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य होता है दोस्तों, जो भी हम कार्य करते हैं वही मेरा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है, गतिविधि होता है। तो इस गतिविधियों की एक सीमाएं होती हैं, जिससे बोला जाता है एक्टिविटी लिमिटेशन। तो एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब होता है किसी कार्य को करने में अगर कठिनाई आने लगे दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में जो कठिनाई आ रही है, उसी को हम बोलते हैं गतिविधि सीमाएं या एक्टिविटी लिमिटेशन। तो एक्टिविटी का मतलब हो गया किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब उस कार्य को करने में अगर हमें किसी प्रकार की समस्या आने लगे, किसी भी प्रकार की समस्या की अनुभूति हो रही है दोस्तों, तो हमारा एक्टिविटी लिमिटेशन उसे कहा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इसी में भागीदारी, जिसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, जीवन की स्थिति
किसी भी हम जो जीवन जीते हैं दोस्तों, जीवन की प्रत्येक स्थिति में, सिचुएशन में भागीदारी, हर एक सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति हो हमारे जीवन में आए, अनेक प्रकार की स्थितियां आती हैं दोस्तों, हर एक स्थिति में हम अपने आप को किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी कर सकते हैं, भाग उसमें ले सकते हैं, अपने आप को कैसे समायोजित करते हैं और उसमें अपने आप को कैसे जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, यही हमारा दिखाता है पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों आपको इसमें 2 टॉपिक समझना है, गतिविधि एवं भागीदारी। गतिविधि में भी गतिविधि और गतिविधि सीमा क्या होता है और भागीदारी। अब जिस तरह से गतिविधि है और गतिविधि की सीमा है, उसी तरह भागीदारी होता है और भागीदारी का जो प्रतिबंध है दोस्तों उस पर हम समझेंगे। तो इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन। तो जीवन की स्थितियों में शामिल होने में किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या हमारी जो होगी दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन होगा दोस्तों, जिसमें हमने ICF मॉडल में इन सभी को विस्तृत समझाया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, एक एक शब्दों का मतलब समझ रहे हैं। तो गतिविधि का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ही हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है। गतिविधि सीमा क्या होगा दोस्तों, किसी कार्य को करने में जो कठिनाई महसूस होता है व्यक्ति को, वही हमारा क्या होगा, एक्टिविटी लिमिटेशन होगा। पार्टिसिपेशन क्या होगा, जीवन की हर एक स्थिति में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, चाहे शादी विवाह में हो, चाहे पूजा में हो, किसी भी एक्टिविटीज़ में हो, अगर वह हर एक स्थिति में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिसिपेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है भागीदारी प्रतिबंध, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेरा रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन है, इसे क्या होगा कि जीवन की स्थिति में शामिल होने के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अनुभव की जाने वाली समस्या होती है, भागीदारी में जो समस्याएँ आए व्यक्ति को, उसे हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन पार्टिसिपेशन दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों ICF के उद्देश्य के बारे में, कि हमारा जो ICF बनाने का क्या उद्देश्य था। तो ICF के जो उद्देश्य होते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है द एम ऑफ ICF मॉडल्स दोस्तों। तो जो सबसे पहला जो दोस्त था हमारा ICF बनाने का, वो पहला सबसे उसका मुख्य उद्देश्य था एक वैज्ञानिकी आधार प्रदान करना, एक साइंटिफिक बेस प्रदान करना दोस्तों। और ये बेस कहाँ कहाँ प्रदान करना, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो भी राज्य हैं या देश हैं दोस्तों, उनको एक साइंटिफिक बेस देना, ताकि सभी जो देश और राज्य हैं आपस में एक वैज्ञानिकी आधार पर एक दूसरे से वार्तालाप कर सके दोस्तों। और जो भी हेल्थ के परिणाम है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परिणाम है दोस्तों, हेल्थ का कोई निर्धारण करना हो, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी कार्य में जो बदलाव करना है दोस्तों, आदि की समझ एवं अध्ययन हेतु एक साइंटिफिक आधार प्रदान करना सबसे प्रमुख उद्देश्य था ICF का दोस्तों। तो ICF का सबसे प्रमुख उद्देश्य एक वैज्ञानिकी आधार प्रदान करना है दोस्तों। दूसरा हमारा जो उद्देश्य था, एक सामान्य भाषा को प्रमाणित या स्थापित करना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो ICF को इसलिए बनाया गया था कि एक ऐसे भाषा को स्थापित करे, ICF प्रमाणित करे, जिसके थ्रू सभी जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित राज्य हैं या देश हैं दोस्तों, उसी भाषा में आपस में एक दूसरे के बीच संप्रेषण कर सके, बातचीत कर सके। जैसे कोई हेल्थ एंड हेल्थ केयर वर्कर है दोस्तों, कोई रिसर्चर है, कोई खोज करने वाला, अनुसंधान करने वाला है, पॉलिसी मेकर कोई नीति निर्धारक करने वाला हो, जो नीतियों को बनाता हो दोस्तों, पब्लिक जो भी आम पब्लिक है दोस्तों उनके बीच, और जो PWD जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं दोस्तों उनके बीच, इन सभी के बीच में एक ऐसे भाषा का प्रयोग करना, प्रमाणित करना, भाषा को प्रमाणित करना, ताकि उन सभी भाषा में, उसी भाषा में ये सभी लोग, हेल्थ केयर वर्कर, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर, पब्लिक, PWD पर्सन्स आपस में एक सामान्य भाषा में बातचीत कर सके। तो ये दूसरा हमारा था दोस्तों उद्देश्य। जो तीसरा उद्देश्य था दोस्तों, मंजूरी, इजाज़त या स्वीकृति देना। ये जो मंजूरी, इजाज़त, स्वीकृति देने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि किसी भी अगर डाटा विवरण हेतु, स्वास्थ्य सेवा हेतु, स्वास्थ्य देखभाल के नियंत्रण हेतु, व्यवस्था हेतु एक देश से दूसरे देश में दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में अगर हमें किसी भी प्रकार के हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी डाटा का विवरण देना है, स्वास्थ्य सेवा हेतु कोई विवरण देना हो दोस्तों, स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें,
और उस स्वास्थ्य देखभाल का नियंत्रण कैसे करें, इसका भी अगर हमें कोई भी डाटा देना हो दोस्तों, या किसी भी स्वास्थ्य का जो व्यवस्था हम कैसे करें दोस्तों, इन सभी के डिटेल का विवरण देने के लिए एक देश से दूसरे देश को मंजूरी देना दोस्तों कि हाँ, आप जो है इन सभी का विवरण एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो तीसरा उद्देश्य था कि किसी भी देश से एक देश से दूसरे देश के बीच हर एक डाटा को, हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड डाटा को दोस्तों प्रेषित करना या इजाज़त देना, मंजूरी देना भी एक इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था दोस्तों। जो लास्ट एम है दोस्तों, एक व्यवस्थित कोडिंग योजना को स्थापित करना। दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ICF मॉडल का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यवस्थित और सिस्टमैटिक कोडिंग सिस्टम तैयार करना दोस्तों। क्यों करना दोस्तों? क्योंकि जब एक कोड रहेगा, जैसे हमने बताया था कि बॉडी फंक्शन के लिए कोड B यूज करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए कोड S यूज करते हैं, और एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए कोड D यूज करते हैं दोस्तों। तो जब भी किसी स्वास्थ्य सूचना हेतु हम दोस्तों क्या करते हैं, ये कोडिंग सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि भारत से अमेरिका में कोई सूचना लेना, अमेरिका से कोई सूचना लेना है दोस्तों, तो वो कैसे जानेगा? क्योंकि हम तो हिंदी बोलते हैं और अमेरिकन क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो एक ऐसे भाषा का हम लोग क्या करें, भाषा का प्रयोग करें जिससे कि वो भी हमारी बात समझ सकें और हम भी उसकी बात को समझ सकें। तो हमें मान लीजिए कि अगर बॉडी फंक्शन से रिलेटेड कोई भी सूचना अमेरिका से लेना है, या बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित कोई सूचना लेना है, या किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज़ या पार्टिसिपेशन से संबंधित कोई भी सूचना लेना है अमेरिका से, तो उससे हम बोलेंगे कोड B से रिलेटेड सूचना हमें चाहिए। या अगर बॉडी स्ट्रक्चर से कोई सूचना चाहिए तो हम उससे बोलेंगे कि हमें कोड S से संबंधित क्या चाहिए, सूचना चाहिए। तो वो तुरंत समझेगा कि हाँ, हमसे बॉडी कोड S का मतलब होगा कि बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित सूचना मांगी जा रही है। तो इसलिए ICF मॉडल का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि एक सिस्टमैटिक कोडिंग सिस्टम स्कीम तैयार करना, सिस्टम तैयार करना, किसके हेतु? स्वास्थ्य सूचना हेतु। कि किसी भी देश में किसी भी बीमारी की स्थिति क्या है, सभी व्यक्तियों की हेल्थ की स्थिति क्या है, और उनसे संबंधित जो भी कोड बनाए गए हैं दोस्तों ICF मॉडल के द्वारा, उन कोड को यूज किया जाता है। इसी कोड के थ्रू एक देश दूसरे देश से वार्तालाप करता है और पहचान कर पाता है कि मुझे किस चीज़ से संबंधित सूचना देनी है। यदि कोड B की बात करेंगे तो बॉडी फंक्शन से संबंधित सूचना देनी रहेगी। कोड S की बात करेंगे तो उसे बॉडी स्ट्रक्चर से संबंधित सूचना देनी। इसके बाद दोस्तों संख्या भी लिखी रहती है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे और सभी स्ट्रक्चर के लिए एक कोड ऐसे ही यूज होगा, लेकिन संख्या अलग अलग होगी। तो दोस्तों इन सभी का कोड होता है और उसी कोड के थ्रू क्या करता है, एक देश दूसरे देश से वार्तालाप करता है, एक सामान्य भाषा का यूज करता है, एक वैज्ञानिकी आधार प्रदान करता है और एक सिस्टमैटिक कोडिंग सिस्टम स्कीम तैयार करता है, जिसके थ्रू एक देश दूसरे देश से हेल्थ से रिलेटेड सूचनाएं एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, वितरित करते रहते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो में ICF मॉडल दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, यह लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि कोई भी पॉइंट आपको न समझ में आया हो या कोई भी पॉइंट आपके समझ में न आया हो दोस्तों, तो हमें ज़रूर इनबॉक्स में लिख कर बताएं दोस्तों, ताकि हम उसके प्रश्नों का जवाब दे सकें दोस्तों। थैंक यू।